क्या सच में सम्राट कृष्णदेवराय यदुवंशी थे या इतिहास कुछ और कहानी बताता है? राधे राधे यदुवंशी भाइयों, जय यादव, जय माधव। सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे वीर का जीवन संघर्ष बता रहे हैं जिसे बाबर जैसे क्रूर शासक थर थर कांपते थे। नाम है सम्राट कृष्णदेवराय। दक्षिण भारत की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया, लेकिन 16वीं शताब्दी में एक ऐसा नाम उभरा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। सम्राट श्री कृष्णदेवराय। उनका जन्म सामान्य घटना नहीं था, वो एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने विजयनगर साम्राज्य को उसकी चरम महिमा तक पहुंचाया। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्णदेवराय का जन्म लगभग 1471 ईस्वी में माना जाता है। कुछ स्रोत 1470 ईस्वी का भी उल्लेख करते हैं, पर व्यापक रूप से 1471 को स्वीकार किया जाता है। उनके पिता का नाम था तुलुव नरसा नायक, महान यदुवंशी शासक थे। वे विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सेना नायक और बाद में वास्तविक शासक बने। कृष्णदेवराय तुलुव वंश, जो महान यदुवंश की एक शाखा से संबंधित थे, जो विजयनगर साम्राज्य का तीसरा शासक वंश था। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि मुख्य धारा ऐतिहासिक शिलालेख और अभिलेख उन्हें यदुवंश की शाखा तुलुव वंश का शासक बताते हैं। कुछ परंपरागत कथाएं और सांस्कृतिक दावे उन्हें केवल यदुवंशी परंपरा से जोड़ते हैं। इस संबंध में निर्णायक और सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, इसलिए इतिहास की दृष्टि से उन्हें यदुवंश का महान सम्राट माना जाता है। बाल्यकाल और शिक्षा। कृष्णदेवराय का बचपन युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के वातावरण में बीता। विजयनगर साम्राज्य उस समय आंतरिक संघर्षों और बाह्य खतरों से जूझ रहा था। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति का प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही वे संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में निपुण थे। उनकी बौद्धिक क्षमता और साहित्य प्रेम बाद में उनके स्वर्ण युग की पहचान बना। युवावस्था और राजनीतिक संघर्ष। 15वीं शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो चुका था। संगम और सालुव वंशों के बाद सत्ता तुलुव वंश के हाथों में आई। 1505 ईस्वी में उनके बड़े भाई वीर नरसिंह राय सिंहासन पर बैठे, लेकिन 1509 ईस्वी में उनके निधन के बाद 26 जुलाई 1509 को कृष्णदेवराय का राज्याभिषेक हुआ। ये तिथि विजयनगर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। राज्याभिषेक 26 जुलाई 1509। तिरुपति और हम्पी के मंदिरों में भव्य अनुष्ठानों के बीच कृष्णदेवराय को विजयनगर का सम्राट घोषित किया गया। उनके राज्याभिषेक के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। साम्राज्य की स्थिति। जब उन्होंने सत्ता संभाली तब साम्राज्य के चारों ओर शत्रु थे। बहमनी सल्तनत के अवशेष, बीजापुर का आदिल शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, ओडिशा का गजपति साम्राज्य। कृष्णदेवराय ने तुरंत समझ लिया कि साम्राज्य को बचाना है तो आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। प्रारंभिक युद्ध। 1509 से 1512 के बीच उन्होंने आंतरिक विद्रोहों को कुचला और सेना का पुनर्गठन किया। 1510 में उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध अभियान चलाया। ये उनके युद्ध जीवन की शुरुआत थी। उदयगिरी का युद्ध 1512 से 1514। उड़ीसा के गजपति शासक के अधीन उदयगिरी किला विजयनगर के लिए स्ट्रैटेजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1512 में कृष्णदेवराय ने उस पर आक्रमण किया। लगभग 2 वर्षों के संघर्ष के बाद 1514 में विजय प्राप्त हुई। कोंडविद्दु और कोंडपल्ली की विजय। 1515 ईस्वी में उन्होंने आंध्र क्षेत्र के किलों पर अधिकार कर लिया। इन विजयों ने विजयनगर की पूर्वी सीमा को सुरक्षित कर दिया। स्वर्ण युग की शुरुआत। 1510 के दशक के मध्य तक कृष्णदेवराय ने अपने सभी प्रमुख शत्रुओं को नियंत्रित कर लिया था। अब उनका ध्यान केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने प्रशासन, कृषि, व्यापार और संस्कृति पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में सुधार कराया। नहरें, तालाब और बांध बनवाए गए। व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों से स्थापित किए गए। गोवा 1510 में पुर्तगालियों के हाथ में चला गया था और कृष्णदेवराय ने उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। हम्पी का वैभव। उनके शासनकाल में हम्पी विश्व के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था। विदेशी यात्रियों डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनेज ने इसकी समृद्धि का विस्तृत वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि ये नगर रोम से भी अधिक भव्य प्रतीत होता था। साहित्यिक योगदान।
कृष्णदेवराय केवल योद्धा नहीं थे, वे स्वयं एक विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्ता मल्यादा की रचना की। उनके दरबार में 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये सांस्कृतिक उत्कर्ष उनके स्वर्ण युग की पहचान बना। व्यक्तित्व: वे अत्यंत अनुशासित, धार्मिक और न्यायप्रिय थे। वीर युद्ध भूमि में, विद्वान दरबार में। उनका शासन दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे स्थिर और समृद्ध काल माना जाता है। ये केवल शुरुआत थी, अभी उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाकी था। रायचूर का ऐतिहासिक संग्राम और साम्राज्य की चरम महिमा। रायचूर किला रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। रायचूर का ऐतिहासिक युद्ध 1520 ईस्वी। सन 1520 कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध रायचूर अभियान छेड़ा। उनकी सेना विशाल थी, घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी और तोपखाना। पुर्तगाली स्रोतों के अनुसार उनकी सेना में लाखों सैनिक थे, हालांकि वास्तविक संख्या इससे कम रही होगी। युद्ध भीषण था। आदिल शाही सेना के पास तोपों का अच्छा उपयोग था, लेकिन कृष्णदेवराय स्वयं अग्रिम पंक्ति में उपस्थित रहे। उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। अंततः विजयनगर सेना ने रायचूर किले पर विजय प्राप्त की। ये विजय निर्णायक थी। बीजापुर की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। ये कृष्णदेवराय की सैन्य प्रतिभा की चरम अभिव्यक्ति थी। गुलबर्गा अभियान। रायचूर विजय के बाद उन्होंने गुलबर्गा, बहमनी राजधानी पर भी प्रभाव स्थापित किया। इससे दक्षिण भारत में विजयनगर की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। प्रशासनिक कुशलता। युद्ध विजयों के बाद उन्होंने प्रशासन को सुदृढ़ किया। उन्होंने नायक प्रणाली, नायंकरा सिस्टम को व्यवस्थित किया। नायकों को भूमि दी जाती थी, लेकिन बदले में उन्हें सेना बनाए रखना अनिवार्य था। ये व्यवस्था साम्राज्य को सैन्य दृष्टि से सशक्त बनाती थी। आर्थिक समृद्धि। उनके काल में हीरे और मसालों का व्यापार चरम पर था। हम्पी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन चुका था। विदेशी व्यापारी अरब, फारस और यूरोप से आते थे। सड़कें, बाजार, मंदिर सब समृद्धि का प्रतीक थे। धार्मिक नीति। वे वैष्णव भक्ति से प्रभावित थे। तिरुपति मंदिर को उन्होंने भारी दान दिए, लेकिन उनकी नीति सहिष्णु थी। शैव, जैन और अन्य परंपराओं को भी संरक्षण मिला। उनके शासन में धार्मिक संघर्ष का कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन। उनकी प्रमुख रानियां थीं तिरुमला देवी और चिन्ना देवी। उनके पुत्र भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से युवावस्था में ही उनका निधन हो गया। इससे उत्तराधिकार संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। उत्तरकालीन संघर्ष। 1524 के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। राज्य के अंदर उत्तराधिकार की राजनीति तेज हो गई। उन्होंने अपने दामाद अच्युत देव राय को उत्तराधिकारी घोषित किया। मृत्यु 1529 ईस्वी। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट श्री कृष्णदेव राय का निधन 17 अक्टूबर 1529 ईस्वी को हुआ। कुछ स्रोत केवल 1529 का उल्लेख करते हैं, लेकिन व्यापक रूप से अक्टूबर 1529 स्वीकार किया जाता है। उनकी आयु लगभग 58 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के साथ दक्षिण भारत के स्वर्ण युग का अंत माना जाता है। विरासत। उनके बाद विजयनगर साम्राज्य कुछ समय तक शक्तिशाली रहा, लेकिन 1565 23 जनवरी तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को निर्णायक पराजय मिली। ये वो साम्राज्य था जिसे कृष्णदेव राय ने अपने परिश्रम से महान बनाया था। महानता के कारण। वे महान योद्धा थे, वे कुशल प्रशासक थे, वे साहित्यकार और कवि थे, वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे, वे दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता दी। यदुवंश संबंध पर ऐतिहासिक स्थिति। कुछ सांस्कृतिक परंपराएं दक्षिण भारत के राजवंशों को यदुवंश परंपरा से जोड़ती हैं, लेकिन मुख्य धारा ऐतिहासिक प्रमाण कृष्णदेव राय को तुलव वंश का शासक सिद्ध करते हैं। उन्हें यदुवंशी सिद्ध करने के कई सर्वमान्य शिलालेखीय प्रमाण उपलब्ध हैं। इसलिए इतिहास की दृष्टि से उन्हें विजयनगर के तुलव वंशी यदुवंश का महानतम सम्राट माना जाता है। इतिहास में स्थान। यदि उत्तर भारत में अकबर महान कहलाते हैं, तो दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय उसी स्तर के शासक माने जाते हैं। उनके शासनकाल 1509-1529 को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज भी हम्पी के खंडहर उनकी महिमा की गवाही देते हैं।
पत्थरों में उकेरी गई वो शक्ति आज भी इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। सम्राट श्री कृष्णदेव राय का जीवन केवल 4 तिथियों, जन्म 1471, राज्याभिषेक 26 जुलाई 1509, रायचूर विजय 1520 और मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 तक सीमित नहीं है। ये तिथियां उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को अवश्य दर्शाती हैं, परंतु इनके भीतर एक ऐसा विस्तृत और प्रभावशाली युग छिपा है जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को नई दिशा दी। 1471 में जन्मे कृष्णदेव राय यदुवंश के शासक परिवार में उत्पन्न हुए। बचपन से ही उन्होंने राजनीतिक संघर्ष, सैन्य चुनौतियों और साम्राज्य की वास्तविक परिस्थितियों को निकट से देखा। यही कारण था कि जब 26 जुलाई 1509 को उनका राज्याभिषेक हुआ, तब वे केवल सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी और सक्षम शासक के रूप में तैयार हो चुके थे। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने केवल सीमाओं का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। उड़ीसा के गजपति शासकों पर विजय, बहमनी उत्तराधिकार राज्यों के साथ संघर्ष और विशेष रूप से 1520 का रायचूर युद्ध उनकी सैन्य प्रतिभा का प्रमाण है। रायचूर दोआब की विजय ने न केवल उनकी शक्ति को स्थापित किया, बल्कि दक्षिण भारत में विजयनगर की सर्वोच्चता भी सिद्ध की। ये विजय केवल एक किले की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि राजनीतिक संतुलन को बदल देने वाली घटना थी। परंतु कृष्णदेव राय की महानता केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने नायक व्यवस्था को व्यवस्थित किया, जिससे साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक संरचना मजबूत हुई। उनके काल में व्यापार, विशेषकर मसालों और हीरों का व्यापार चरम पर था। हम्पी विश्व के समृद्ध नगरों में गिनी जाने लगी थी। विदेशी व्यापारी, विशेषकर पुर्तगाली, उसकी भव्यता का वर्णन करते नहीं थकते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से भी उनका योगदान अद्वितीय था। वे स्वयं विद्वान और कवि थे। उनकी रचना अमुक्तमाल्यदा तेलुगु साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उनके दरबार के अष्टदिग्गज विद्वानों ने साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मंदिर निर्माण, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी उनका संरक्षण उल्लेखनीय रहा। 17 अक्टूबर 1529 को उनका निधन हुआ, परंतु उनकी मृत्यु के साथ उनकी महिमा समाप्त नहीं हुई। उनकी विरासत दक्षिण भारत की सांस्कृतिक स्मृति में आज भी जीवित है। वे केवल एक सफल शासक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग के प्रतीक थे जिसमें शक्ति, समृद्धि, संस्कृति और सहिष्णुता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्णदेव राय केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वयं एक युग थे। और हाँ, आपके अनुसार कृष्णदेव राय किस वंश या जाति से थे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।